हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद एक तरफ तो बम्बई देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित हो रहा था, तो दूसरी तरफ यहाँ अंडरवर्ल्ड अपने पैर पसार रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की ढेरों कहानियाँ देश दुनिया में सुनाई जाती हैं। यहाँ से निकले तमाम अपराधियों ने जुर्म की दुनिया में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में राज किया। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे कई सारे बम्बई के नामी गिनामी डॉन एक समय एक महिला के नाम से कांपते थे। फिर चाहे वल्दराजन मुदलिया हो या करीम लाला हो, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इब्राहिम कासक जैसे डॉन तो उस महिला को मौसी कहकर बुलाते थे, जिसे हाजी मस्तान अपनी बहन कहकर बुलाता था, जिसका हर आदेश अंडरवर्ल्ड के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। उस महिला का नाम था जेना बाई दारूवाला और यह थी अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन। तो बात है सन 1920 के दशक की, जब बम्बई के डोंगरी इलाके में मुसलमान परिवार में जेना बाई का जन्म हुआ था। उसे लोग प्यार से जेनब कहकर बुलाते थे। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। डोंगरी के छोटी सी खोली में रहने वाला यह परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं था। पिता सवारियां ढोने का काम करते थे और साथ ही साथ वह आज़ादी की लड़ाई का भी दौर था, तो डोंगरी के सभी लोग इसमें शामिल होते थे। जेनब भी छोटी उम्र में ही उन आंदोलन में शरीक होने लगी। उसी दौर में हमारे देश में छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी, इसलिए जेनब की भी 14 साल की उम्र में शादी हो गई। जेनाबाई शादी के बाद भी आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहती थी। इस दौरान वह किसी हिंदू को पुलिस से बचाती तो उनके पति उनकी खूब पिटाई करते। इसके बावजूद भी जेनाबाई आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहती और हिंदुओं को पुलिस से बचाने का अपना काम करती रहती। समय बीत रहा था और बीतते बीतते बंटवारे का दौर आ गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था। देश की जनता इधर उधर हो रही थी। इसी दौरान जेनाबाई के पति ने उसे पाकिस्तान चलने के लिए कहा, लेकिन जेनाबाई ने अपना देश छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। इससे वह नाराज होकर अकेले ही पाकिस्तान चला गया और जेनाबाई अपने 5 बच्चों के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में ही रह गई। और अब नए भारत में जेनाबाई का नया सफ़र शुरू हुआ, जहां देश में आज़ादी के बाद बम्बई में राशन की किल्लत हुई, तो बंटवारे का असर बम्बई के लोगों पर आर्थिक रूप से भी भारी पड़ रहा था। तब महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते दाम पर राशन की व्यवस्था की। यहाँ जेनाबाई को व्यापार दिखाई दिया और वह राशन के धंधे में उतर गई। लेकिन जल्द ही उन्हें राशन में कई तरह के धंधे दिखे और वह स्मगलिंग करने लगी। हालांकि राशन का उनका धंधा चला नहीं, लेकिन उन्हें स्मगलिंग का मोटा मोटा आइडिया हो गया और राशन की स्मगलिंग के दौरान ही कुछ दारू बनाने वालों से उनका संपर्क हुआ, जहां उन्हें दारू के धंधे में पैसा दिखा। फिर कुछ ही दिनों में जेनाबाई ने दारू बनाना भी सीख ली और देखते ही देखते डोंगरी में ही दारू बनाने से लेकर उसे बेचने का काम भी शुरू कर दिया। यह काम ऐसा चल निकला कि इलाके में जेनाबाई की धमक हो गई और इस तरह जेनाबाई के नाम के आगे दारू वाला जुड़ गया और वह बन गई जेनाबाई दारूवाला। और मात्र 10 से 15 सालों में ही जेनाबाई ने बम्बई में अपनी धमक जमा ली। एक और दारू का व्यापार उनके इशारों पर चलता ही था, तो दूसरी तरफ जुर्म के कारोबार पर भी जेनाबाई की पकड़ हो गई। सभी बड़े अपराधी जेनाबाई के संपर्क में रहते और उनका कहना मानते। बड़े से बड़े गैंगवार को जेनाबाई शांत कर देती और छोटे से छोटे मामलों को भी नया मोड़ दिलवा देती। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बम्बई में उनका सिक्का चलने लगा और 70 के दशक में बम्बई में जितने भी डॉन बने, जैसे हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलिया, करीम लाला से लेकर दाऊद, छोटा शकील तक जेनाबाई को मासी कहकर बुलाते थे, क्योंकि जेनाबाई के जुर्म की दुनिया में जो पकड़ थी उसका असर उन सभी बड़े डॉन पर दिखता था और वे कभी भी जेनाबाई के रास्ते में आने की कोशिश नहीं करते थे। वे सभी अपने व्यापार के लिए जेनाबाई से सलाह लेने लगे और अब जेनाबाई भी शराब के साथ साथ
स्मगलिंग के दूसरे धंधे में हाथ जमाने लगी। देखते ही देखते माफिया में भी जेनाबाई का नाम हो गया और यहीं से उन्हें माफिया क्वीन कहा जाने लगा। लेकिन 60 के दशक में जेनाबाई को नकली दारू बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुछ ही समय में छोड़ दिया और इसके बाद से उनके पुलिस से अच्छे रिश्ते रहने लगे और वह पुलिस की इन्फॉर्मर बन गई। इसका असर यह हुआ कि हाजी मस्तान भी कभी मुसीबत में पड़ने पर जेनाबाई के पास जाता और जेनाबाई भी उसे पूरी मदद करती थी। यही नहीं, दाऊद अब्राहिम के पिता से भी जेनाबाई के अच्छे रिश्ते थे। जेनाबाई उनके घर भी जाया करती थी। ऐसे में दाऊद उन्हें मासी कहकर बुलाता था। दाऊद जब जुर्म की दुनिया में एंट्री कर रहा था तब भी वह जेनाबाई के इर्द गिर्द ही रहता था। तो वही दोस्तों, एक तरफ इमरजेंसी के बाद देश की राजधानी तेजी से बदल रही थी तो दूसरी तरफ बम्बई का अंडरवर्ल्ड भी तेजी से बदल रहा था। नए नए डॉन नए नए बिजनेस कर रहे थे, गैंग वॉर हो रहा था, अंडरवर्ल्ड कई ग्रुप में बढ़ चुका था। लेकिन जेनाबाई एक तरफ से सारा तमाशा देख रही थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जेनाबाई का बड़ा बेटा भी जुर्म की दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। अंडरवर्ल्ड में वह भी अपनी पहचान बना ही रहा था कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेनाबाई को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा। वह अपराधियों तक पुलिस और जेनाबाई साथ पहुंची, लेकिन फिर जेनाबाई ने हत्यारों को छोड़ दिया और कहा कि इन्हें तो ऊपर वाला ही सजा देगा, क्योंकि जेनाबाई उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गई थी। ऊपर से बेटे की मौत, जिसके चलते अब उन्होंने धर्म का रास्ता चुन लिया था और वह हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम करने लगी। अब जहां भी सांप्रदायिक झड़प होती वह हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंचती और एकता की बातें करती, जिससे लोगों में उनकी छवि तेजी से बदलने लगी। इस दौरान अपराध की दुनिया से उनकी पकड़ कम होने लगी। दारू का धंधा भी पूरी तरह से बदल गया। नए तरह के नशे और नई तरह की स्मगलिंग भी शुरू हो चुकी थी और जेनाबाई खुद भी इन सब से दूर हो रही थी। उनका नेटवर्क भी खत्म हो गया था। ऐसे में हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक ने जेनाबाई से दूरी बना ली थी। कहा जाता है कि साल 1993 बम धमाके के बाद जेनाबाई काफ़ी परेशान रहने लगी थी, जिससे वह बीमार रहने लगी। उन्हें पछतावा भी था कि अगर उनका नेटवर्क रहता तो इस धमाके की पहले ही उन्हें जानकारी होती और वह इसे रोक सकती थी। दाऊद को लेकर भी उनकी नाराज़गी थी। बम्बई में हुई मौतों ने उन्हें हिला दिया था और वह उससे उभर नहीं पाई, जिसके चलते उनकी बीमारी बढ़ने लगी और इस तरह माफिया क्वीन से धर्म के रास्ते को चुनने वाली जेनाबाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।